हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम आपके सामने इतिहास का 5वां अध्याय लेकर उपस्थित हुए हैं। तो ये जो 5वां चैप्टर है हमारा हिस्ट्री का, इसका नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो बच्चों, इतना बड़ा नाम सुनकर आप डर तो नहीं गए कि इसमें हम राजा और उसके बाद एक प्राचीन गणराज्य। पहले हम आपको इस पूरे नाम का अर्थ बताते हैं। राज्य, राज्य मतलब जैसे आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उसे राज्य कहते हैं। जैसे वहां पर एक राज्य में जैसे आपका दिल्ली एक दिल्ली है, तो दिल्ली के अंदर आपके छोटे छोटे से हैं। जैसे आप गीता कॉलोनी है, कृष्णा नगर है, मालवीय नगर है, ऐसे ये छोटे छोटे से उसमें क्षेत्र हैं। तो ये सब क्षेत्र मिलकर एक राज्य का निर्माण करते हैं। तो आपको राज्य का पता लग गया। राजा, अब राजा कौन है? जो आपका मंत्री है उसे यहाँ पर हम राजा का नाम देते हैं। और एक प्राचीन गणराज्य, और मतलब एक प्राचीन गणराज्य का मतलब यहाँ पर क्या आएगा कि जो एक नए युग का निर्माण हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है। तो बच्चों, ये इसका अर्थ था। तो आपने जब ये हमारा हिस्ट्री, छोटे छोटे बच्चे जब 5th से 6th में आए तो उनके लिए ये एक इतिहास जो विषय था थोड़ा सा भारी हुआ, लेकिन हमने इसको पूरा रोचक बनाने का प्रयास किया। जैसे आपने इसमें पहले पार्ट में पढ़ा कि जब मानव आया तो वो किस तरह से रहता था। वो पत्ते पत्ते खाता था, जो भी उसको मिल जाता था वो खाता था। फिर दूसरे अध्याय में आपने क्या पढ़ा कि किस तरह से मानव ने धीरे धीरे विकास किया। फिर हड़प्पा, 3rd चैप्टर में, वो चैप्टर में आपने हड़प्पा संस्कृति और ये सब चीजें हमें कहाँ से मिली। ये पुरातत्व विभाग वालों को जो है छोटी छोटी चीजें मिली, जिससे उन्होंने पता लगाया कि उस समय में मानव ने किस तरह से धीरे धीरे विकास किया, किस तरह से कृषि की। तो ऐसे हमारा धीरे धीरे विकास हुआ। तो अब इस अध्याय में आप क्या पढ़ेंगे कि हमने राजा कैसे बनाया, राज्य कैसे बने, और एक नए युग की जो शुरुआत हुई वो किस तरह से हुई। पार्ट 4 में आपने देखा था ना कि हमें लिपि मिली। पहले तो हमें क्या मिला था? पत्थर मिले और कंकाल मिले, तो उससे उन्होंने पता लगाया था कि उस समय में क्या होता था। लेकिन हमें पार्ट 4 में आपको पढ़ाया था कि हमें एक लिपि मिली थी जिसमें क्या था, वेदा के बारे में आप लोगों को ज्ञान दिया गया कि ऋग्वेदा, सामवेदा, अर्थवेदा, इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा हमने बताया था। तो ऐसे ही आपको समझ में आया कि कैसे धीरे धीरे मानव ने विकास किया। तो अब हम इस अध्याय में आपको कि राज्य कैसे बना, राजा कैसे बने, वो सब हम आपको इस अध्याय में पढ़ाएंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। ये चैप्टर हमारा 5, इतिहास कक्षा 6। चुनाव का दिन। जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। तो बच्चों, ये एक शंकरन, एक बच्चे की कहानी है। उसके वो अपने नाना नानी के पास रहता था। तो क्या था कि उसके नाना नानी सुबह जल्दी उठे और कहाँ जा रहे थे? वोट डालने जा रहे थे। तो बच्चों, जब आप भी छोटे थे तो आपके मन में भी ये प्रश्न आता था कि आप वोट डालने क्यों जा रहे हो, वोट डालने से क्या होगा। तो वोट डालने से क्या होता है, हम जब वोट डालकर आते हैं तो अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं जो हमारी बातों को, हमारी मुश्किलों को समझता है कि हमें किस किस चीज में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दिक्कत आ रही हैं। जैसे हम उनको बताएंगे कि हमारे क्षेत्र में जो विद्यालय है
वो बहुत ही छोटा है, इसको बड़ा करने का प्रयास कीजिए, या हमारे क्षेत्र में साफ सफाई का ध्यान रखिए, या अधिक से अधिक पार्क, लाइब्रेरी, ये सब, या और भी बहुत सी दिक्कतें होती हैं जैसे पानी की, बिजली की। हम अपनी जो भी समस्याएं हैं वो हम अपने प्रतिनिधि को बताते हैं। तो वोट डालकर हम क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, हम अपने शासक का चुनाव करते हैं। तो उन्होंने शंकरन को भी ऐसे ही समझाया। तो अब आप आगे देखें, कुछ लोग शासक कैसे बने। अब कुछ लोग शासक कैसे बने ये हम बताएंगे। हमने आपको पहले अध्याय में भी पढ़ाया था ना कि जो लोग होते हैं कि जैसे अपने देख लेते थे दायरे में कि ये लोग सशक्त हैं, इनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, तो वो उसको अपना सरदार बना लेते थे। और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे राजा बना। राजा के बाद क्या होता था कि राजा का बेटा ही फिर राजा बन जाता था। अगर राजा की मृत्यु होती थी तो फिर उसका बेटा जो है वो राजा बन जाता था। पहले समय में ऐसा होता था, लेकिन आज के समय में ये सब जो है धीरे धीरे बदलना शुरू हुआ। तो वो कैसे शुरू हुआ अब हम आपको इसमें बताएंगे। तो हम शुरू करते हैं ये कि कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले शासक कैसे बनते थे। हमने अध्याय 4 में यह पढ़ा था कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। तो ये जो हमारे आज हम जो ये मतदान होते हैं ये कितने साल पहले शुरू हुए, ये शुरू हुए थे 50 साल पहले। तो 50 साल पहले जो था 50 साल से हम क्या कर रहे हैं बच्चों, 50 साल से हम वोट डालकर आते हैं और अपने जो है मंत्री चुनते हैं। तो जब इससे पहले क्या होता था, इससे पहले आपने देखा था कि जिस व्यक्ति के पास सारी वस्तुएं होती थी, जैसे खेती बाड़ी थी, और जिनके पास आभूषण बहुत होते थे या बहुत अच्छा घर होता था, तो वो उसको अपना सरदार बना लेते थे। तो ऐसे ही क्या होता था, ये प्रक्रिया चलती थी। और 3000 साल पहले क्या हुआ कि जो राजा हैं वो कैसे बने थे, वो राजा ऐसे बने थे कि यज्ञ किए जाते थे, और जब यज्ञ होते थे तो बताएंगे हम आपको आगे कि यज्ञ में वो कैसे राजा का चुनाव करते थे। अब आगे पढ़ते हैं हम। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहित द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। तो बच्चों इसमें क्या था, यज्ञ में राजा वो कैसे चुनाव करते थे 3000 साल पहले, कि वो एक अश्वमेध घोड़े लेकर आते थे। अश्वमेध यज्ञ का मतलब ये है कि अश्व का मतलब घोड़ा, तो वो घोड़े लेकर आते थे और घोड़े पर बिठा दिया जाता था। और जब बिठा दिया जाता था तो वो जब वहां से चलता था तो जैसे जो भी राजा बनना चाहते हैं उनको वो घोड़े पर बिठा देते थे। और फिर क्या करते थे कि जो तो आपस में लड़ाई करते थे, तो जो कहता था कि नहीं जी आप आगे जाओ मैं नहीं जा सकता, तो फिर वो क्या होता था कि वो जो भेज देता था वो कमजोर व्यक्ति होता था, जो आगे चला जाता था वो शक्तिशाली होता था। और फिर क्या होता था, सबको ही वहां बुलाया जाता था, और जो
ब्राह्मण लोग थे, पुरोहित थे, मतलब जो पुरोहित हैं उनको यहाँ पर ब्राह्मण बोला गया है। तो जो ब्राह्मण, जो उच्च कोटि के ब्राह्मण थे, जैसे ऋषि मुनि जितने भी होते थे, उनको बुलाते थे और फिर वो क्या करते थे, उनको तोहफे दिए जाते थे। तो फिर क्या होता था कि वो तोहफे उन सबको वो बांटते थे, और जो जो राजा होते थे वो भी क्या करते थे, उनके लिए उपहार लेकर आते थे, गिफ्ट लेकर आते थे। तो अब आगे देखो, इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। तो बच्चों, आपने देखा, आपने जैसे पुरानी, आपने जितने भी पिक्चर आती हैं उसमें आप देखते हो कि क्या होता है, एक बहुत बड़ा सा हॉल होता है बना हुआ, और उसके अंदर एक बहुत अच्छा सा सिंहासन बना होता है। तो उस सिंहासन पर क्या है, एक व्यक्ति बैठा होता है, उसने सिर पर एक ताज लगाया होता है, और उसके जो है आगे की तरफ दाएं बाएं कुछ व्यक्ति बैठे होते हैं। तो वो सब क्या होते हैं, उसके मंत्री होते हैं, और वो उसका हर बात को मानते हैं। तो फिर जब युद्ध होते थे तो राजा का सारथी, सारथी कौन होता था, जो घोड़े घोड़े जैसे रथ को आगे जो खींचता था उसको बोलते थे सारथी। तो अब आगे देखते हैं, यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियां तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल से छिड़काव के साथ साथ कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। तो क्या है बच्चों, इसमें कुछ जातियां बताई गई हैं। जैसे हमने आपको बताया पुरोहित, तो यहाँ पे ब्राह्मण हैं, ऋषि मुनि जो अच्छे विद्वान हैं, उनको पुरोहित का दर्जा दिया गया। इसके बाद यहाँ पर है एक जाति विश्य अथवा वैश्य। तो ये लोग ना उच्च कोटि के माने जाते थे, और जो शूद्र हैं वो निम्न कोटि के माने जाते थे। पहले समय में जाति का बहुत ज्यादा वो चलता था कि जो उच्च कोटि के लोग हैं वो ही, जो अच्छी जाति के लोग हैं उनका बहुत सम्मान होता था, और निम्न लोगों को बड़ी ही दूसरी नजर से देखा जाता था। ये हम आपको धीरे धीरे आगे जो पाठ आएंगे उनमें हम इसके बारे में पूरा विस्तार से आपको बताएंगे। तो क्या होता था कि जो सारथी होता था वो राजा की के अंदर जितने भी गुण हैं उनका क्या करता था, बखान करता था कि हमारे राजा जो हैं वो इतने शक्तिशाली हैं, इतने विद्वान हैं, इनके पास इतना सामान है, और इनके पास इनकी जो रानियां हैं और जो पुत्र हैं वो भी क्या करते थे, छोटे छोटे से अनुष्ठान या मतलब जैसे यज्ञ करना और लोगों को दान देना, ये सब कार्य, कुछ कार्य उनकी रानी और पुत्रों द्वारा भी किया जाता था। बाकी जो है वो सारा कार्य कौन करता था, राजा करता था। और राजा के ऊपर जब वो राजा बन जाता था व्यक्ति, तो उसको जब सिंहासन पर बिठा देते थे तो उसके ऊपर क्या करते थे, जो वहां के पुरोहित थे उसके ऊपर जल छिड़कते थे, और उससे दान पुण्य अनुष्ठान, मतलब उससे दान का कार्य करवाया जाता था। और जो फिर राजा के लिए क्या करते थे, जो वैश्य थे वो तो गिफ्ट लाते थे, और जो शूद्र थे उनको तो वहां पर आने के लिए मना ही कर दिया जाता था। अब आगे देखिए, इस यज्ञ में उपस्थित होने वालों की एक सूची बनाओ। पेशे के आधार पर वहां कौन कौन से वर्ग शामिल थे। अब आपको क्या करना है कि अब जैसे हमने आपको बताया, तो इसमें जैसे आप लिख सकते हैं कि शूद्र जो थे उनको इस यज्ञ में शामिल नहीं होने दिया जाता था, और राजाओं को शामिल होने दिया जाता था, पुरोहित शामिल होते थे, वैश्य शामिल होते थे। तो आप ये इस प्रकार से इसकी सूची बना सकते हैं। अब आप आगे देखें, वर्ण, वर्ण क्या होता। इस समय उत्तर भारत में
खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते थे। इसके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहित द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे जिन्हें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहां कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। तो बच्चों, इसमें क्या बताया गया है? हमने आपको पिछले पार्ट में बताया था ना कि गंगा यमुना क्षेत्र में ग्रंथों की रचना हुई थी। तो जो ऋग्वेद था वो हमें उसकी एक लिपि भी मिली थी। तो क्या था फिर इसके बाद और हमें कौन से ग्रंथ मिले थे? सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ऐसे ग्रंथ हमें मिले थे। तो बच्चों, ऋग्वेद में हमने क्या पढ़ा था? ऋग्वेद में हमने यह पढ़ा था कि ऋग्वेद में उस समय के समाज और समाज में होने वाले कार्य और गतिविधियों के बारे में बताया गया है, लिखा गया है। और इसके बाद क्या आया था? सामवेद। सामवेद में क्या है? उस समय में किस तरह का म्यूजिक या संगीत था। तो सामवेद के अंदर जो है उस समय का संगीत किस तरह से होता था, इसकी व्याख्या की गई है। और उसके बाद क्या था? यजुर्वेद। यजुर्वेद में यह था कि उस समय यज्ञ होते थे, किस तरह से होते थे, और जो ऋषि मुनि हैं वो कैसे यज्ञ करते थे, इसके बारे में पूरा विवरण यजुर्वेद में है। फिर आया हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या है? हमारी आम जिंदगी के बारे में जितने भी कर्म कांड हैं, जैसे कि मुंडन होना, मृत्यु होना पर कैसे कार्य किए जाते हैं, या जन्म होता है तो किस तरह से जो है करना चाहिए कि बच्चे का जैसे नामकरण होता है। तो ये सब बातें जो हैं वो अथर्ववेद में हैं। तो हमने आपको इन चारों ग्रंथ के बारे में बता दिया कि यहाँ पर कैसे कैसे जो है विधियां होती थी। और उस समय समाज में जो है बहुत सारे लोग थे, जैसे पुरोहित आपको बताया, योद्धा, कृषक। तो इनमें से कौन से लोग जो हैं वो धनवान थे और कौन से थोड़े से निर्धन थे? तो जो धनवान लोग थे वो थे पुरोहित, योद्धा, और जो कृषि करने वाले हैं और जो व्यापारी हैं वो तो क्या थे? धनवान व्यक्ति थे। और जो शिल्पकार हैं, जो पशुओं को पालते हैं और जो खेतों में काम करते हैं, श्रमिक, उनको श्रमिक बोला जाता है, जो खेतों में काम करते हैं। और जो मछली पकड़ कर लाते हैं और मछली बेचते हैं, तो उनको कितना पैसा मिलता होगा। तो ऐसे ही आप समझ सकते हैं वो व्यक्ति जो हैं वो निर्धन व्यक्ति थे। अब आगे देखते हैं। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। तो जो उस समय में पुरोहित थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने 4 वर्गों में जो है लोगों को विभाजित कर दिया, और जिसे उन्होंने वर्ण कहा। और ये वर्ण किस तरह से थे? देखिए, पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। अब क्या हो गया? पहला वर्ण कौन सा था? ब्राह्मण का। अब आपको पता है कि जब ब्राह्मण यज्ञ करता था तो जो राजा लोग थे वो उसको अच्छा इनाम देते थे। तो वो क्या थे? उच्च कोटि में। पहले नंबर पर क्या है? ब्राह्मणों को स्थान दिया गया। उसके बाद क्या था? दूसरा, शासकों का, जिन्हें हम क्या कहते हैं? क्षत्रिय। उनका काम क्या था? क्षत्रियों का युद्ध करना और अपनी जो प्रजा है और जो लोग हैं उनकी वो रक्षा करते थे। तीसरा स्थान किसका था? विश्य या वैश्य थे। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। तो जैसे कृषक जिनके पास बहुत खेत होते थे और वो खेती बाड़ी करते थे, उनको क्या नाम दिया गया? कृषक का। और पशुपालक जिनके पास बहुत बड़े बड़े फार्म थे,
जहाँ पर वो बहुत सारी गायें, भैंसे, मुर्गियां पालते हैं, वो है पशुपालक। और व्यापारी जो अनाज खरीद लेते हैं और फिर आगे उनको बांटते हैं। मतलब जैसे आपने देखा होगा अनाज मंडी है, अनाज मंडी में जो है सब कृषक अपना बेचने आते हैं, फिर क्या है उनसे आगे लोग खरीदते हैं। तो जो व्यापारी होते हैं वो उनको उन्होंने धनवान माना। तो अब आगे देखें, क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही यज्ञ का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। तो देखो उस समय में भी भेदभाव शुरू हो चुका था कि जो अब जैसे क्षत्रिय और वैश्य हैं, ये लोग तो क्या कर सकते थे, यज्ञ कर सकते थे और कोई भी अनुष्ठान कर सकते थे। और इसके अलावा जो वो थे ब्राह्मण थे, वो तो थे ही उच्च कोटि में कि वो तो इन दोनों से यज्ञ करवाते थे। और बचा कौन, शूद्र। शूद्र जो था ना तो वो यज्ञ कर सकता था और ना ही वो क्या कर सकता था, वेदों को पढ़ सकता था। तो ये तो जो है उस समय का एक बहुत ही वो है। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण की माता पिता की संतान क्या होती थी, ब्राह्मण होती थी। और बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आ जाते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। तो बच्चों उस समय में किस तरह से ये भावना शुरू हुई लोगों के अंदर कि जैसे जो लोग, कुछ लोगों को अछूत माना गया। तो ये आप धीरे धीरे हम जब आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि अछूत, छूत और ये सब जो है किस तरह से इन चीजों को दूर किया गया। ये हम आपको आगे के अध्यायों में बताएंगे। तो आपको समझ में आ गया कौन से लोगों को उन्होंने अपवित्र माना। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारित सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। तो बच्चों क्या था कि कुछ लोगों ने क्या था कि पहले नंबर पे क्या थे, ब्राह्मण थे, पुरोहित थे। तो जब धीरे धीरे लोगों का हुआ तो उन लोगों ने क्या किया, जो राजा आए उन्होंने ब्राह्मणों और पुरोहितों से भी अपने आप को जो है ऊपर रखा। और इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो है फिर धीरे धीरे लोगों में समझ आने लगी और उन्होंने कहा कि जितने भी अनुष्ठान होते हैं इन पर अधिकार सबका होना चाहिए, छुआछूत जो है वो नहीं होना चाहिए। और बहुत से जो है उन पुरोहितों का भी कार्य उन्होंने क्या कर दिया, सीमित कर दिया। और जैसे बहुत से महाद्वीप ऐसे थे जहां पर सामाजिक और आर्थिक असमानता बहुत कम थी, मतलब वहां पर सभी लोग एक समान रहते थे। तो अब हम आगे देखते हैं चित्रित धूसर पात्र। इस तरह के पात्रों में आप एक चित्र देख रहे हैं, आपके इसमें है पृष्ठ पर, ये चित्र देखिए आप, और इस चित्र के बारे में हम आपको बताते हैं। इस तरह के पात्रों में ज्यादातर थालियां और कटोरियां ही मिलती हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के हैं, सुंदर और चिकने हैं। शायद इनका प्रयोग खास मौकों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता है था। तो बच्चों देखा आपने यह चित्र, इस चित्र के बारे में क्या बताया गया कि ये बहुत ही सुंदर प्रकार के चित्र थे और उनको लगता है कि इन पात्रों का जो प्रयोग है वो किसी खास अवसर पर ही किया जाता था।
अब हम आगे देखते हैं। जनपद, महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 पृष्ठ 49 में दिखाए गए हैं। तो बच्चों क्या है, पृष्ठ 4 पर एक मानचित्र है, मानचित्र 4 है। अब आप इसमें देख सकते हैं, आपको इसमें क्या दिखाया गया है कि यहाँ पर आप जो है इस चित्र में जन के बसने की जगह मतलब लोगों के जहां जहां पर सारे लोग रहते हैं उसको उन्होंने जनपद बोला। अब पुरातत्वों ने इस जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरखेड़ा इनमें प्रमुख हैं। खुदाई से पता चला कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों जैसी फसलें उगाते थे। तो बच्चों फिर पुरातत्व विभाग वालों को क्या हुआ कि इनकी खोज करनी पड़ी। तो आप दिल्ली में रहते हो तो आपने दिल्ली में एक पुराना किला देखा होगा जो चिड़ियाघर के पास है, तो वो उस समय मिला था। और उत्तर प्रदेश में क्या मिला था, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरजीखेड़ा मिले थे। और यहाँ पर क्या मिला था, यहाँ पर उनको जब खुदाई की गई तो यहाँ पर क्या था, झोपड़ियां थी और जानवरों के अवशेष मिले और जैसे जो जो फसलें उस समय उगाई जाती थी वो सब फसलें मिली। क्या इस सूची में तुम्हें किसी ऐसी फसल का नाम मिला जिसका उल्लेख अध्याय 3 में नहीं है? तो अध्याय 3 में बच्चों हमने फसलें पढ़ी थी, तो उसमें क्या था, उसमें तिल और सरसों का नाम, गन्ना, तिल और सरसों का नाम जो है वो नहीं था। अब आगे देखते हैं हम। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले जिन्हें चित्रित धूसर पात्र भी के रूप में जाना गया। जैसे कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई। ये आम तौर पर सरल रेखाओं तथा जात्मीय आकृतियों के रूप में है। तो अब आपको ये चित्र में हमने आपको उस चित्र के बारे में पूरा बताया था, तो अब आपने देख लिया कि उस समय में लोग क्या थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे और कुछ जो है उन मिट्टी के बर्तनों पर रंग करके उनको अच्छा बना देते थे। और कुछ ये धूसर पात्र मिले तो इसमें क्या था, इसके ऊपर भी अच्छी चित्रकारी की गई है। तो अब आपको समझ में आ गया कि उस समय में लोग जो है किस तरह से आकृतियां आकार देकर जो है बर्तनों को बनाते थे। तो आपको समझ में आया ये जनपद क्या था। अब महाजनपद, महाजनपद अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महान जनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महान जनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महान जनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। तो बच्चों आप इस चित्र में देखें, इस चित्र में आपको दिखाया जाएगा कि किस तरह से जो है उस समय में करीब 2500 साल पहले जो है उस समय में क्या था कि कुछ लोग बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए थे तो इन लोगों की एक राजधानी बन गई थी और इन राजधानियों की क्या था, किलेबंदी की गई थी। आपने बहुत सी पुरानी पिक्चरों में देखा होगा किले होते थे। तो किले क्या होते थे, किले की दीवारें कितनी ऊंची ऊंची होती थी। अभी कुछ समय ये पहले एक पिक्चर आई थी अक्षय कुमार की जिसमें, तो बच्चों आपने कुछ समय पहले पिक्चर आई थी केसरी, उसमें आपने देखा था अक्षय कुमार जो है
वो एक किले में रहता है, और उस किले की आपने दीवारें देखी थी कितनी ऊंची ऊंची थी। तो उन दीवारों को जो है क्या किया गया था, ईंट और पत्थर से बनी हुई थी वो, और बहुत ही उसको किला कहा गया था। और किले की दीवारें आपने देख रही थी, उसमें कैसे लकड़ी के दरवाजे थे कि इतनी ऊंचाई पर वो किले की कितनी ऊंची ऊंची दीवारें थी कि उन पर चढ़ना कितना मुश्किल हुआ था। तो वो आपको ऐसे, अब आपको किला अच्छे से याद आ गया होगा, किला किस तरह से होता है। तो आगे देखें, बच्चों को जैसे जितने भी नाटकों में आता है या पिक्चरों में आता है, ये सब अगर हम बताते हैं तो वो बड़ी जल्दी से उनको आसानी से समझ में आ जाता है। ऐसा लगता है, आगे हम पढ़ते हैं, ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण के डर से अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना सरल भी हो जाता था। इस तरह की विशाल दीवारें बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी, और लोगों और लाखों की संख्या में ईंटों और पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुष तथा बच्चों ने इसके लिए अधिक अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। तो बच्चों, अब आपने उस पिक्चर में देखा था ना वो किला, तो इस किले को बनाने के लिए बहुत से कारीगर चाहिए थे। तो इसमें क्या था, बहुत से लोगों ने, स्त्रियां भी इसमें शामिल हो सकती हैं, पुरुष भी, बच्चे भी, उन सब ने, और इसमें लाखों ईंटों का निर्माण हुआ। तो क्या था कि उस समय के राजा जो हैं या शासक जो थे, वो क्या करते थे, अपने किले की छत से क्या करते थे, चारों तरफ से अपने राज्य की निगरानी भी करते थे। आपने देखा था ना कि जब सेना केसरी मूवी में, कि जब सेना कितनी दूर होती थी और उनको पता लग जाता था, वो दूरबीन से कैसे देख लेते थे कि यहाँ पर सेना आ रही है और वो हम पर हमारे साथ लड़ाई करेगी, हमारे किले पर कब्जा करेगी, तो वो तैयार हो जाते हैं उसके लिए। तो ऐसे ही किले बनाए जाते थे जिनको बनाने में थोड़ा वक्त लगता था और बहुत सारा सामान भी लगता था, जैसे लाखों की तादाद में ईंट, पत्थर, लकड़ी, तो कितने ही अच्छे ढंग से इन किलों को बनाया जाता था। आगे देखें, अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों पृष्ठ 84 पर चित्र में देखो के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। तो बच्चों, क्या था कि अब जो राजा हैं, इस समय के जो राजा हैं, वो क्या करने लगे थे, सिपाहियों को रखने लगे थे। तो सिपाहियों को रखने के लिए उनको क्या करना पड़ा था, उनको कुछ पैसे देने पड़ते थे। अब आप किसी को रखोगे अपने पास काम करने के लिए, तो वो ऐसे तो नहीं रहेगा ना, या तो आप उसको खाना दोगे या फिर बच्चों आप उसको पैसे दोगे। तो ऐसे ही उस समय जब राजा ने अपने पास सिपाहियों को रखा, तो उन्हें वो पूरे साल के लिए रखते थे और फिर उनको पैसे देते थे, कभी सिक्के देते थे। तो वो आपको हम अध्याय 8 में पढ़ाएंगे। अब आप देख सकते हैं ये दीवार का निर्माण हो रहा है, कौशाम्बी किले की दीवार। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण 2500 साल पहले हुआ था। अब ये क्या है, कौशाम्बी किले की दीवार है। तो आप देख रहे हो इस दीवार को कि कितनी बड़ी है, विशाल है, और ये कैसे बनाई गई। तो उस समय में इस तरह से बनाया जाता था। आगे देखें, कर क्या है। महाजन पदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसीलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी, इसीलिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। अब क्या हुआ कि जब राजा लोगों ने इतने बड़े बड़े
किले बनवा लिए और फिर सेना रख ली। और फिर क्या हुआ कि उनको इन सब की देखभाल के लिए, अब किला बनवाया तो उसकी देखभाल के लिए कर्मचारी भी थे, और क्या था, सेना भी थी कि कोई अगर हमारे किले पर लड़ाई करने आ जाए तो हमारे पास सेना तो होनी चाहिए ना लड़ने के लिए। तो फिर और उसकी पूरी साफ सफाई देखभाल के लिए उन्हें कर्मचारी भी रखना पड़ा। तो फिर क्या था कि जो लोग हैं अब राजा से मिलने आते थे अगर दूर से, तो वो क्या था, उनके लिए गिफ्ट लाते थे। तो सिर्फ गिफ्ट के ऊपर ही तो वो अपना जो है जीवन व्यतीत नहीं कर सकते थे। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, कर लगाए। कर मतलब जैसे आज के टाइम में हम बोलते हैं टैक्स लगाए जाते हैं। जैसे अब हाउस टैक्स, अब जैसे घर में जो घर आपका है उसको आपको हर साल कुछ एक मात्रा होती है, वो आपको सरकार को देनी पड़ती है कुछ रुपए। तो ऐसे ही आप सड़क का भी टैक्स देते हो। तो ये जो कार्य है ये उस समय शुरू हुआ। अब देखो कि किस तरह से जो है उस समय राजाओं ने टैक्स लगाए या कर लगाए। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्राय उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। अब क्या था कि राजा ने क्या किया कि उस समय में सिर्फ एक खेती बाड़ी होती थी, उस समय में कोई कारखाने या मिले ऐसे तो नहीं चलता था ना, सिर्फ सबसे ज्यादा क्या होता था, खेती बाड़ी होती थी। तो जो किसान थे उनके ऊपर राजा ने कर लगाया कि तुम्हें इतना जो है भाग हमें देना होगा। आगे देखिए, कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में एक दिन काम करना पड़ता था। अब उस समय में कारीगर थे, वो कारीगर क्या थे, कारीगर किस तरह के थे, जो बर्तन बनाते थे, जैसे मटके बनाते थे, या जो लोहार थे वो लोहे की चीजें बनाते थे, जो सुनार थे वो क्या करते थे, गहने बनाते थे। तो उन लोगों को क्या करना पड़ता था, एक दिन राजा के महल में जाकर राजा जो भी उस दिन उनके लिए उनको कार्य देता था वो उसको करना पड़ता था, और वो उसके बदले में उसको पैसे नहीं मिलते थे। ये उसका एक कर था कि वो महीने में एक दिन राजा के वहां जाएगा और उस दिन पूरा दिन वो सुबह से लेकर शाम तक कार्य करेगा। तो समझ में आया बच्चों की कारीगरों से राजा ने कैसे कर लिया। आगे देखें, पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। अब जो पशुपालक थे और जानवर थे वो क्या करते थे, जैसे कि उनके यहाँ जानवर का दूध आ रहा है, उन्होंने जो पशु पाले हुए हैं उनसे दूध मिल रहा था उनको, या अंडे मिल रहे थे, तो वो सब वो है वो राजा को देकर आते थे। तो ये उनका कर था। अब व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। तो क्या था, जो व्यापारी थे वो जितना भी सामान लेते देते थे तो उसका कुछ हिस्सा वो राजा को भी देकर आते थे। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी। अब जैसे जो है शिकार करने गए हैं, शिकार करके वो उनको शिकार के समय में अगर जंगल से जैसे उन्होंने 2-3 चीजों का शिकार किया तो वो एक जो है वो राजा को दे आते थे, या उनको और भी कुछ अच्छा सामान मिल जाता है। तो जैसे पुराने समय में भी तो वहां पर लोग बहुत सी चीजें छोड़कर गए थे, हमने पढ़ा था ना पिछले अध्यायों में। तो ऐसे ही अगर उनको कोई चीज मिलती थी तो वो राजा को देकर आते थे कुछ हिस्सा। तो समझ में आया कि किस तरह से उस समय में ये कर लगने शुरू हुए थे। और आज के समय में भी बच्चों कर लग रहे हैं। आपने सुना होगा अपने घर में अपने माता पिता से कि किस तरह से वो साल में एक बार हाउस टैक्स देते हैं या इनकम टैक्स, ये सब चीजें आप आगे आगे इनको हम आपको विस्तार से पढ़ाएंगे। तो हम आगे देखते हैं कृषि में परिवर्तन। अब कृषि में किस तरह से परिवर्तन हुआ
इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। कैसे परिवर्तन आए? हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी की फाल के तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने की बजाय धान के पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसीलिए पैदावार भी ज्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज्यादातर दास दासियां तथा भूमिहीन खेतीहर मजदूर करते थे। तो बच्चों, पहले जब मानव ने शुरुआत की थी तो उसने जब धीरे धीरे जैसे देखा कि ये फल उग रहा है इस पेड़ पर, वो उसको देखता रहता था कि यहाँ पर तो एक छोटा सा पौधा था, ये कैसे बड़ा हुआ और इस पर फिर फल लगा। फिर उसने क्या किया, उसने देखा, जो आरंभिक मानव था, जो हमने पाठ 1-2 में पढ़े, कि उन्होंने देखा कि किस तरह से मानव ने, पहले तो क्या था कि मानव कच्चा ही खा जाता था, उसको पकाना भी नहीं आता था। तो फिर जब मानव ने देखा कि किस तरह से ये चीजें उग रही हैं, तो फिर उसने धीरे धीरे क्या है, पहले तो लोग हाथों से ऐसे करते थे कृषि का, जैसे लाइनें आपने खेतों में देखा होगा कि किस तरह से एक एक पौधा जमीन में लगाते हैं, फिर उनकी देखभाल करते हैं, तो बीजों को डालते हैं। तो जमीन की जब एक फसल खत्म हो जाती है और दूसरी फसल लगानी होती है, तो जमीन को अच्छी तरह सींचा जाता है, पानी दिया जाता है, उसकी खुदाई की जाती है। तो वो खुदाई करने के लिए उन्होंने क्या किया, हल है, आपने सुना है हल? हल कैसे चलता है? 2 बैल होते हैं। पहले तो मानव खुद खींचता था रस्सी से किसी भी जो है खुदाई करने के लिए। हमने आपको दिखाया था पार्ट 2 में कि किस तरह से उन्होंने खुदाई करी थी, कि लकड़ी की कोई भी नुकीली चीज बनाकर, तो जो है रस्सी बांधकर उससे वो खींचते थे, तो वो खेतों की क्या होती थी, खुदाई होती थी। फिर अब उन्होंने क्या किया, लोहे का बनाया, और फिर जो है आसानी से उसको वो मदद मिली कि वो उस खेतों की खुदाई करे। और फिर इसके बाद बच्चों क्या हुआ, उन्होंने धान के पौधे, धान मतलब चावल के पौधे लगाने शुरू किए, जिनमें चावल निकलता है। तो फिर जैसे पहले तो वो बीजों को खोद कर जमीन में गाड़ देते, फिर उन्होंने क्या किया, उसको छिड़कना शुरू कर दिया कि अब, और फिर उससे क्या हुआ कि बहुत जल्दी से जो है वो पौधे, उनका काम भी धीरे धीरे, उनको खेती के बारे में और अच्छी जानकारी मिली, तो जिससे क्या हुआ कि खेती बाड़ी में और अच्छी खेती होने लगी, और जो है उनका थोड़ा समय भी कम लगा। तो इससे क्या हुआ, पैदावार जो है ज्यादा होने लगी, पर इसमें परिश्रम बहुत होता था, इसमें मेहनत बहुत लगती थी। तो जो है मेहनत कौन करता था उस समय में? जिनके पास खेत नहीं होते थे, वो व्यक्ति खेतों में जाकर कार्य करते थे, और जो राजा के दास दासियां होते थे, वो जाकर उन खेतों में कार्य कर सकते थे। क्या तुम बता सकते हो, राजा इन परिवर्तनों को प्रोत्साहन क्यों देते होंगे? क्यों अच्छी पैदावार हो, अच्छा सब कुछ हो, तो फिर राजा इसीलिए इन चीजों को जो है प्रोत्साहन देते होंगे। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा, सूक्ष्म निरीक्षण। सूक्ष्म निरीक्षण मतलब बहुत ही जो है छोटे पैमाने पर हमने किस तरह से खोज की। मगध, पहला क्या है हमारा, मगध। मानचित्र 4 पृष्ठ 49 पर आप मगध को देखो, उसमें ढूंढो, इसमें क्या था मगध में। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी।
मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना में के काम में लाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए यह बहुत उपयोगी थे। तो बच्चों, जो ये मगध है, ये आज के समय का बिहार है। तो इसको क्या बोला गया? मगध। तो उस समय मगध बोला जाता था। तो आपको पता है हमारे जो बिहार है, इसकी एक बहुत बड़ी कहानी है, वो हम आपको बताएंगे। तो क्या था कि उस समय में यहाँ पर एक तो क्या फायदा था कि यहाँ पर जो है गंगा और सोन नदियां बह रही थी। तो इससे क्या है, वहां पर जल की कमी नहीं होती थी, जल भरपूर मात्रा में मिलता था। अब जहां पर पानी होगा तो वहां की कृषि क्या होगी? बहुत ही अच्छी होगी। और वहां की जमीन बहुत अच्छी हो जाती है। जमीन अच्छी होगी तो वहां पर खेती बाड़ी अच्छी थी। और इसके साथ साथ वहां का यातायात, वहां के लोग जो है बहुत मेहनती थे। वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जैसे वहां पर क्या था, एक हिस्सा जो था वो बहुत ही जंगलों से भरा हुआ था। तो जंगल थे, जंगल से वो क्या करते थे, लकड़ी लेकर आते थे। और क्या करते थे, उस लकड़ी से वो गाड़ियां बनाते थे, रथ बनाते थे। तो ऐसे ही वहां पर क्या हुआ, फिर इसके बाद अब आपके पास अच्छी मात्रा में लकड़ी होगी तो आप बहुत सी चीजें बना लोगे उससे। और फिर क्या था, वहां पर लौह अयस्क की खदानें मिली। लोहा अगर आपके पास होगा तो आप लोहे से क्या करोगे, हथियार बनाते थे, औजार बनाते थे। इस तरह से वहां के लोगों ने बहुत मेहनत करी और जो है अपने क्षेत्र को बहुत ही अच्छा बना लिया। आगे देखते हैं। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। इन जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद नंदन एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना, को राजधानी बनाया गया। तो हमने आपको क्या बताया कि जो बिहार था वहां पर क्या था कि एक तो गंगा नदी वहां बह रही थी, तो उसके पास, और वहां जंगल अच्छे थे, और वहां पर क्या मिला, लोहे की खदानें मिल गई। तो बच्चों, अब जैसे आपके पास क्या है कि आप अब एक बच्चा है छोटा सा, हम उसको दे दें, रंग भी दे दें, कागज भी दे दें, और जिससे कि कलाकृति वो एक पेज पर बना सके, और हम उसको कुछ चित्र दिखा दें, तो उसके पास सारी सामग्री होगी, तो वो क्या करेगा, बहुत उससे और भी अच्छा सुंदर चित्र बनाने का वो प्रयास करेगा और वो बन भी जाएगा। ऐसे ही उस समय उनके पास सब सामान था। तो क्या हुआ कि वो लोग कितने शक्तिशाली बन गए। तो वहां पर कौन से दो शक्तिशाली शासक बने थे, बिंबिसार और अजातशत्रु। तो क्या हुआ कि ये जैसे आसपास के क्षेत्रों को भी जीतकर अपने क्षेत्र में शामिल करने लगे। ऐसे ही तो करते थे पहले के समय में। राजा क्या करते थे, वो देख लेते थे कि इस राज्य में जो है यहाँ के लोग बहुत कमजोर हैं और ना इनके पास पूरे साधन हैं, तो वो क्या करते थे, उस पर हमला कर देते थे, हमला कर लेते थे, उसको जीत लेते थे, जीतकर उसको अपने राज्य में शामिल कर देते थे और बोल देते थे ये सीमा हमारी यहाँ तक बढ़ चुकी है। ऐसे ही वो देखते रहते थे उस समय के राजा कि जो जिस राज्य का में, अब इनके पास तो क्या था, इनके पास तो लोहा था, तो इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे उससे हथियार बनाए, रथ बनाए, तो जो इनके लिए कारगर सिद्ध हुए और इन्होंने अपने राज्य को बढ़ा लिया। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो आज के समय का पटना है, वो उस समय मगध का पाटलिपुत्र जो थी वो उस समय की राजधानी थी। तो समझ में आया आपको। ये बिहार की भी एक बहुत सुंदर कथा है जो हमारे पास आगे आएगी। अब आगे देखिए। 2300 साल से पहले की बात है।
मैसोडियना का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपद्वीप में ब्यास के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना है। तो 2300 साल पहले की बात है ये। तो 2300 साल पहले जो है यूरोप के मैसोडिनिया, आज के समय में भी बच्चों यूरोप में मैसोडिनिया है, आज के समय में भी है। तो वहां का जो राजा था सिकंदर, जो अलेक्जेंडर था, वो क्या था, वो चाहता था कि मैं पूरे विश्व पर राज्य करूं, मैं पूरे विश्व को जीत लूं। और उसने क्या किया, इसके लिए वह मैसोडिनिया से शुरू हुआ, वहां के आसपास के जितने भी क्षेत्र थे उसको उसने अपने कब्जे में लेता गया। ऐसे धीरे धीरे वो बढ़ता ही गया। उसने क्या किया, पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता जीतता वो कहाँ आ गया, भारत महाद्वीप में ब्यास के किनारे आ गया। अब ऐसे वो बहुत से युद्ध करते करते और अपनी एक लंबी चौड़ी उसने सेना बना ली थी। तो क्या किया, तो जब वो सेना भारतीय उपमहाद्वीप पर पहुंची तो एक तो वो थक चुकी थी, हम मान सकते हैं कि वो लोग थक चुके थे, कितने समय से वो सिर्फ युद्ध करते आ रहे हैं और जीतते जा रहे हैं और फिर वो विशाल सेना का निर्माण होता जा रहा था। तो वो एक तरह से वहां तक आते आते वो थक भी चुके थे। और क्या किया, उसकी सेना ने वहां पर आकर मना कर दिया कि हम आगे युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि जो भारत के शासक हैं वो बहुत ही शक्तिशाली हैं, इनके पास बहुत सा सामान है, इनके पास रथ है और इनके पास बहुत से हथियार हैं, इनकी बहुत बड़ी सेना है। तो वो जो है वहां पर बैठ गए। तो अब आप आगे देखें, इन सेनाओं और ऋग्वेद में उल्लेखित सेनाओं के बीच में तुम्हें क्या अंतर दिखता है। तो अब ये अंतर आप बताएंगे। तो आपको समझ में आया कि किस तरह से अलेक्जेंडर ने जो है हमारे भारत पर भी कब्जा करना चाहा था। अब आगे देखते हैं हम वजी। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नजदीक ही वजी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। तो बच्चों अब एक और था मगध। इसमें क्या था, जो यहाँ का राज्य था वो बहुत ही शक्तिशाली था और उसके नजदीक ही कौन सा राज्य था, वज्जी, जिसकी राजधानी क्या है, वैशाली। तो यहाँ पर क्या था, शासन व्यवस्था जिसे गण या संघ कहते हैं। पहले हम आपको बताएंगे कि गण क्या है, पहले आपको गण का अर्थ समझना होगा। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था। तो जिस एक समूह में बहुत सारे लोग हों उसको हम क्या बोलते थे, गण। और संघ अर्थात संगठन या सभा। जैसे एक बहुत बड़ी सभा है, संघ है, उनको हम संघ को हमने क्या बोला, एक संगठन। जैसे अब आगे आप पढ़ेंगे इसमें, तो ये आपको गण और संघ, गण शब्द का प्रयोग तो कई सदस्यों वाले समूह को के लिए किया जाता है और संघ जो एक सभा है। अब आगे देखें, गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय किया करते थे कि क्या करना है और किस तरह से करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास और कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। तो बच्चों क्या था, संघ और गण या संघ में कौन से शासक थे, जो कभी कभी लोग एक साथ शासन करते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जो है वो क्या कहलाता था, राजा कहलाता था। और ये राजा क्या करते थे, विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे और जो सारी सभाओं में बैठकर बातचीत करते थे, बहस करते थे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना
और अपने शत्रुओं का को किस तरह से जब हमारे कोई सामने शत्रु खड़े हैं तो हमें उस एक जो है रणनीति बनाना, रणनीति कि हम अगर हमारे पर हमला हो गया तो हमें कैसे उस हमले का सामना करना है। तो जो स्त्रियां होती थी या जो दास होते थे वो इनमें हिस्सा नहीं लेते थे। आगे देखते हैं, बुद्ध तथा महावीर जिनके बारे में हम पाठ 8 में पढ़ेंगे, दोनों ही संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव विवरण है। तो क्या है कि बुद्ध और महावीर, आपने बहुत नाम सुना होगा महात्मा बुद्ध का और महावीर का, ये क्या है? ये दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। तो अब बौद्ध साहित्य जो है बहुत ही अच्छा है और ये संघ के जीवन का एक बहुत ही सजीव वर्णन जो है बौद्ध साहित्य में हमें मिलता है। तो ये हम इसके बारे में हम आपको विस्तार से पाठ 6 में पढ़ाएंगे। आगे देखते हैं हम, वजी संघ। वजी संघ का यह वर्णन दीर्घ निकाय के लिए किया गया। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। तो बच्चों, वजी संघ क्या है? वजी संघ का वर्णन किसके लिए किया गया है? मेन किया गया है बौद्ध ग्रंथ के लिए। और बौद्ध की तो आपने बहुत सी कहानियां सुनी भी होंगी और जो है इसकी पूरी व्याख्या जो भी है वो 2300 साल पहले लिखा गया था। आगे देखते हैं हम, अजात शत्रु और वजी संघ। अजात वजी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वसाकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वजी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। अब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है। उन्होंने कहा कि वजी वासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते होंगे, आपस में मिलजुल कर रहते होंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। तो बच्चों, उस समय क्या हुआ? अजात शत्रु है वो वजी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो है बुद्ध के पास अपने एक मंत्री को भेजा और बोला कि तुम जाओ और उनसे सलाह करो कि क्या हम ये सब कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा वजी जब तक उन्नति करते रहेंगे, जब तक वो पूर्ण रूप से जैसे सभी लोग इकट्ठा होकर सभा करेंगे और यह देखेंगे कि उनके यहाँ किस चीज की कमी है, उन्हें कैसे पूरा करना है, और सब इकट्ठे एक दूसरे से मिलकर जो है हर कार्य करेंगे और सभी नियमों का पालन करेंगे और अपने यहाँ पर उनके यहाँ जितने भी बड़े हैं उनका सम्मान करेंगे, समर्थन करेंगे, उन पर वे ध्यान देते रहेंगे। तो इस तरह से बुद्ध ने उनको बताया, मंत्री को। और फिर आगे क्या बताया? वजी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं होगी, उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, शहरों और गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे, विभिन्न मतावली संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने जाने पर रोक नहीं लगाएंगे। तो महात्मा बुद्ध ने उनको इस तरह से सारी बातें समझाई। आगे देखते हैं, कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसके बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे? पाठ 8 में। तो बच्चों, कई शक्तिशाली राजा जो थे वो इन संघों को जीतना चाहते थे। तो इन संघों को जीतना चाहते थे, इसके बावजूद भी क्या था कि 1500 साल तक यह चलता रहा। और जो है अब इसमें क्या बोला गया है, इसमें बताया गया कि पाठ 10 में हम आपको इसमें विस्तार से बताएंगे। आगे देखते हैं हम, अन्यत्र
अपने एटलस में यूनान और एथेंस को ढूंढो। अब आपने इन दो चीजों को कहाँ देखना है? एटलस में। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। तो एथेंस के लोगों ने किस प्रकार के शासन व्यवस्था की स्थापना की? जहां पर गणतंत्र या प्रजातंत्र था। यह व्यवस्था लगभग कितने सालों तक चली? 200 सालों तक चली। और इसमें क्या था? इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। अब बात आ गई ना, इसमें था कि एक नए गणतंत्र की स्थापना, तो वो आपको बताया गया है कि इसमें क्या था, 30 साल से ऊपर के जितने भी व्यक्ति थे उनको पूर्ण जो है नागरिकता प्राप्त थी, वो दास नहीं होने चाहिए थे। वहां एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। तो जो सभा थी, वो सभा क्या करती थी? साल में कम से कम 4 बार एक मीटिंग बुलाती थी और उस मीटिंग में वो क्या फैसले लेते थे? महत्वपूर्ण विषयों पर फैसले लेते थे। जैसे आप आज देखते हो कि सरकार है, आप जब न्यूज देखते हो, आज का समय हमारा कैसे चल रहा है, कोरोना का, तो इस काल में, इस समय में क्या होता है कि मंत्री सभी, जैसे हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो क्या करते हैं, एक मीटिंग बुलाते हैं। मीटिंग में क्या होता है, सभी राज्य के मंत्री होते हैं और बैठकर फैसला लेते हैं कि हमारे राज्य में जैसे बहुत व्यक्ति बीमार हैं, कोरोना से पीड़ित हैं, तो हमें अभी, जैसे अब आप देख रहे हो कितनी पाबंदियां हैं, तो ये लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए, ये हमारे आज के समय के बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो इस विषय पर जो है समय समय पर चर्चा होती रहती है। आप समाचार में देखते रहते हैं, समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि किस तरह से आज के समय में हमारे प्रधानमंत्री मंत्रियों से मिलकर किस तरह से पूर्ण सहमति से कार्य करते हैं, कदम उठाते हैं और लोगों को किस तरह से जागरूक करते हैं। तो यह उस समय में भी था। तो इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। उस समय बच्चों, आप देखते आ रहे हो ना इस पाठ में शुरू से, कि उस समय में औरतों को जो है किसी भी चीज में शामिल नहीं किया जाता था। उनको सिर्फ घर में रखा जाता था कि तुम घर के कार्य करो। औरतें उस समय ना तो वो कोई भी अनुष्ठान जैसे कर सकती थी, भाग ले सकती थी, और ना ही वो जैसे सभी लोग मिलकर कोई निर्णय ले रहे हैं तो उसमें वो औरतों को बिल्कुल भी शामिल नहीं करते थे। और क्या होता था, कई पदों की नियुक्तियां वो किस तरह करते थे? लॉटरियों द्वारा। जैसे पर्चियां इकट्ठी करी और उस पे नाम लिख दिए, और तो उससे वो जिसके नाम की निकली उसको वो अपनी सेना और नौसेना में क्या है, सम्मिलित कर लेते थे। आगे देख रहे हो, व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। तो बच्चों, एथेंस में क्या था? जो लोग काम करते थे, बहुत से वहां विदेशी लोग भी हो सकते हैं, तो उनको उन्होंने अधिकार जो है कार्य करने के नहीं दिए थे। तो आपको समझ में आया ये? आगे देखते हैं हम। अब आगे हमारी है प्रश्नावली। हमको करना है अभ्यास, मतलब प्रश्न उत्तर। तो अब हम प्रश्न उत्तर करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे। इस पाठ में हमने क्या पढ़ा? इस पाठ में हमने पढ़ा कि किस तरह से शासक बने और उन्होंने किस तरह से राज्य में रहने वाले लोगों पर राज्य किया, और फिर किस तरह से हमारे गणतंत्र की शुरुआत हुई, किस तरह से जो है हमारे समाज में किन किन लोगों को रहने के लिए, किन किन लोगों को किस किस तरह से सुविधाएं प्राप्त हुई, और जो है राजा कौन कौन से कार्य करते थे, ये सब जो है हमने इस पाठ में पढ़ा। अब हम इसका अभ्यास करेंगे और
प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो हम शुरू करते हैं अभ्यास के सभी प्रश्न। सही प्रश्न है, एक सही या गलत बताओ। अश्वमेघ पहला है हमारा, अश्वमेघ के घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। सही। नंबर 2, राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करता था। गलत। पुरातत्वविदों को जनपदों की बस्तियों में महल मिले हैं। गलत। चित्रित धूसर पात्रों में अनाज रखा जाता था। गलत। महाजनपदों में बहुत से नगर किला बंद थे। सही। आगे हम देखेंगे, समाज में वे कौन से समूह थे जो गणों की सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। स्त्रियां। अब इसका उत्तर लिखेंगे आप। स्त्रियां, दास और कुंभकार गणों की सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। अगला प्रश्न है, महाजनपद के राजाओं ने किले क्यों बनवाए। अब इसका उत्तर लिखेंगे आप। अधिकतर महाजनपदों की एक ही राजधानी होती थी। कई राजधानियों की किलेबंदी की होती थी। इन महाजनपदों के शासकों ने अन्य राजाओं के आक्रमण के डर से अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी करके अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी आसान हो जाता था। अब आप अगला प्रश्न देखें। आज के शासकों के चुनाव की प्रक्रिया जनपदों के चुनाव से किस तरह भिन्न थी। महाजनपदों में शासकों का चुनाव यज्ञ करके किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ इस प्रकार का विशेष अनुष्ठान होता था। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा कहलाते थे, जबकि वर्तमान समय में अधिकतर देशों में राजा का चुनाव वयस्क मताधिकारी प्रणाली के द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता था। एक अवधि पूर्ण होने के बाद दोबारा से चुनाव होते हैं और उसी शासक को दोबारा से चुन लिया जा सकता है या फिर नए शासकों का चुनाव कर लिया जाता है। तो बच्चों, समझ में आया आपको ये इसका उत्तर। आगे देखेंगे। आगे हैं हमारे अति लघुरात्मक प्रश्न। इसमें क्या होता है कि इन प्रश्नों से आपको पूरा पाठ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमारा पहला प्रश्न इसमें क्या है, राजा के रूप में प्रतिष्ठित होने के लिए कौन से यज्ञ का आयोजन किया जाता था। तो इसमें क्या है, इसका उत्तर अश्वमेध यज्ञ का। आगे देखेंगे हम। प्राचीन गणराज्यों के काल में किस वर्ग के लोगों को धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने का अधिकार नहीं होता था। शूद्र वर्ग के लोगों को। आगे देखें। उत्तर वैदिक ग्रंथ किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर लिखें आप। जिन ग्रंथों की रचना ऋग्वेद के बाद हुई उन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तर वैदिक ग्रंथ कौन से हैं। सामवेद, उत्तर है इसका सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और अन्य समकालीन ग्रंथ। आगे देखें आप। अगला प्रश्न। वर्ण किसे कहते हैं। इसका उत्तर है वैदिक काल में पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया हुआ था, जिन्हें वर्ण कहते हैं। आगे देखिए आप। अगला प्रश्न। शूद्रों के अतिरिक्त
किसे वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था? इसका उत्तर है महिलाओं को। अगला प्रश्न देखें आप, जनपद का क्या अर्थ है? जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन में बसने की जगह। वैदिक काल में जनपद बड़े राज्यों के लिए प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न है, कौशाम्बी का किला किस राज्य में स्थित है? तो कौशाम्बी का किला किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न देखिए, महाजनपदों में उपज का कितना भाग कर के रूप में लिया जाता था? तो इसका उत्तर है 1/6 भाग। दीर्घ निकाय किस धर्म का ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का। अगला प्रश्न देखिए, दीर्घ निकाय ग्रंथ की रचना कब हुई? लगभग, इसका उत्तर लिखिए आप, लगभग 2300 साल पहले। अब अगला प्रश्न देखेंगे आप, सिकंदर कहाँ का राजा था? तो सिकंदर हमारे यहाँ कहाँ का राजा था? इसका उत्तर लिखिए, सिकंदर मैसेडोनिया का राजा था। अगला प्रश्न देखिए, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? लगभग 2300 साल पहले। मगध के 2 शक्तिशाली शासकों के नाम लिखिए। तो वो हैं उत्तर में अजातशत्रु और बिंबिसार। तो बच्चों, जो ये हम आपको एक एक नंबर के प्रश्न लिखवाते हैं, इसमें ही आपका पूरा पार्ट कवर हो जाता है। इसके पॉइंट से आपको पूरे पार्ट का जो है एक विश्लेषण आपके सामने आ जाता है और आपको बहुत अच्छे से समझने में इसमें सहायता मिलती है। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।